जब अपने ही तुम्हें अपना नहीं समझते तो दुनिया से उम्मीद करना बेवकूफी कहलाती है। नियति, तुमने जिसको दिल से अपनी माँ समझा था उसने तुम्हें हमेशा अपनी सौतेली बेटी ही समझा। किसी ने मुझे कहा था कि बदला लेने वाला हमेशा वार करता है, इसीलिए अकलमंदी इसी में है कि हम पलटवार करें। श्रेष्ठा बजाज ने सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि राघवन कपूर के साथ भी धोखा किया है। ये सब सुनकर नियति को अपने अतीत से जुड़े कई सारे हादसे याद आने लगे। नियति, नियति, हाँ न, क्या सोच रही हो? सब कुछ पाकर भी कुछ ना मिल पाया मुझे। उल्टा जो मेरे करीब थे वो मुझसे काफी दूर चले गए। मेरी माँ की डेथ के 7 महीने बाद पापा श्रेष्ठा को पहली बार घर लेकर आए। शुरुआत में मुझे लगता रहा कि वो मुझे समझती हैं, पर मैं गलत थी। उनके लिए तो मैं कभी उनकी बेटी थी ही नहीं। इसके बावजूद भी मेरे दिल में उनके लिए नफरत पैदा नहीं हुई। मैंने उनकी सारी बात सुनी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ उनकी नफरत और धोखा। She has destroyed my life. कहाँ हो तुम? वो मुझे कैंटीन का खाना पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं बाहर खाने के लिए आ गया। तुम बाहर कैसे जा सकते हो? तुम्हें मालूम नहीं कि ऑफिस आवर्स में बाहर जाना अलाउड नहीं? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंचो। I have a work for you. पापा ने तुम्हें क्यों कॉल किया? I don't know, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उन्हें मुझसे काम है। ये सुनकर नियति एकदम शांत खड़ी रही। इतने में राघवन कपूर ने कहा, तुम्हें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए अर्नव। देवांश को अगर 1% भी शक हो गया कि तुम मेरे साथ हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ नियति, फॉर योर ओन सेफ्टी तुम्हें भी अर्नव के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, जब तक आप मुझे श्रेष्ठा बजाज की पूरी सच्चाई नहीं बताओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों धोखा दिया उसका जवाब सिर्फ मेरे पास नहीं, अर्नव के पास भी है। He knows everything about your mother. इसके साथ जाओ, आपको अब मेरी नहीं इसकी जरूरत है। नियति राघवन कपूर की बात समझ चुकी थी, इसीलिए आगे उसने कुछ भी नहीं कहा। अर्नव गाड़ी को तेज रफ्तार में कंपनी की तरफ ले जा रहा था। इसी दौरान नियति ने अर्नव से सवाल किया, अर्नव, नाउ टेल मी द ट्रूथ। क्या जानते हो तुम श्रेष्ठा बजाज के बारे में? जब बात पैसों की आती है तो बड़े से बड़ा इंसान अपना ईमान खो बैठता है। श्रेष्ठा बजाज के दिमाग पर भी बेईमानी का सुरूर चढ़ चुका था। क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? कहते हैं कि सफलता की राह पर अगर ईमानदार चलता है तो वो अपने साथ लोग जोड़ता है, लेकिन अगर उसी राह पर कोई बेईमान चलता है तो उसके आसपास सिर्फ दुश्मन ही होते हैं, क्योंकि बेईमानी का कोई भरोसा नहीं होता। तुम्हारी सौतेली माँ उन्हीं बेईमानों में से थी जिनकी किस्मत की डोर मेरे हाथ आ लगी। 4 साल पहले राघवन पहली बार श्रेष्ठा बजाज से उसके ऑफिस में मिला था। राघवन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू मैम। कंपनी के एम्प्लॉयज काफी तारीफ करते हैं आपके काम की। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू मैम। राघवन, आई नो यहाँ ऑफिस के अंदर आने से पहले आपके दिमाग में हजारों सवाल ने जन्म ले लिया होगा। मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, क्या काम हो सकता है, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और तुम्हें उसके लिए चाइना जाना होगा। विल यू डू इट? चाइना? हाँ, चाइना। राघवन, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि चाइना दुनिया का नंबर 1 क्लोथिंग प्रोड्यूसर है। हमें उनकी मार्केट को समझना है। वो इतने बेहतरीन क्यों हैं? वो कैसे अपने कस्टमर्स की डिमांड और मार्केट ट्रेंड को समझ जाते हैं? वो अपने बिजनेस में ऐसा क्या करते हैं जो शायद हम नहीं कर पा रहे? We want to know everything. और इसके लिए I want you to go to China and survey their market. जब तुम्हारा सर्वे कंप्लीट हो जाए तब मैं तुम्हें अगला काम बताऊंगी। ओके मैम, इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यस प्लीज, गो अहेड। जो काम आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए तो आप वहाँ के किसी भी मार्केट एनालिस्ट के साथ टाई अप करके सब कुछ जान सकते हैं। देन व्हाई डू यू वांट मी टू गो देयर? मेरा वहाँ जाना इतना जरूरी क्यों है? जरूरी है राघवन, जरूरी है। जैसा मैंने आपको कहा है, जब आपका सर्वे खत्म हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। सो आर यू रेडी टू गो टू चाइना? श्रेष्ठा ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, पूरे ऑफिस में एकदम सन्नाटा छा गया।
राघवन को देखकर साफ मालूम होता था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद राघवन ने श्रेष्ठा से कहा, ओके मैम, मैं चाइना जाने के लिए तैयार हूँ। परफेक्ट। जब राघवन कपूर श्रेष्ठा की इतनी इज्जत करता था और उसके कहने पर चाइना भी चला गया, तो फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? जब पैसे की भूख लगती है तो इंसान किस पूरी जिंदगी मेरे ऑर्डर्स मानोगे या जेल जाओगे? राघवन के पास हाँ बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने श्रेष्ठा की बात मानी और सबको खत्म करने के बाद एक सीक्रेट शिपिंग रूट से इंडिया वापस आ गया और फिर श्रेष्ठा के लिए हर गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिया। पर श्रेष्ठा ने उन सबको मारने के लिए क्यों कहा? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? दरअसल उन सभी कंपनीज का सारा माल मोस्टली वियतनाम की कंपनी वियतलिंक टेक्सटाइल्स में एक्सपोर्ट होता था। क्या? वियतलिंक टेक्सटाइल्स? इस कंपनी को गुड्स तो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पहले नहीं करते थे। दरअसल श्रेष्ठा वियतलिंक टेक्सटाइल्स के साथ मिलकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती थी, लेकिन चाइना की उन कंपनीज की वजह से श्रेष्ठा कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन एक दिन जब उसे मालूम हुआ कि वियतलिंक टेक्सटाइल्स को सिर्फ 1 महीने के अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड गुड चाहिए, तो उसने राघवन को कहकर उन सभी प्रोडक्शन हेड्स को मरवा दिया और इसी की वजह से उन कंपनीज की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। अगर एक कंपनी में ऐसा होता तो मामला संभल सकता था, लेकिन एक साथ 5 से 6 कंपनीज में ऐसा हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफी हद तक रुक गया। फिर मौके का फायदा उठाते हुए श्रेष्ठा ने वियतलिंक टेक्सटाइल्स को उनकी डिमांड के मुताबिक गुड्स दिए और आज वो उनके साथ अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। इसका मतलब श्रेष्ठा ने जो भी करवाया वो एक सोची समझी साजिश थी। उसने प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करके वियतनाम की बेस्ट कंपनी अपने मुट्ठी में कर ली। अर्नव ने गाड़ी बजाज टेक्सटाइल्स की पार्किंग में रोक दी और फिर नियति की तरफ देखकर सीरियस होकर बोला, अभी तक जो तुमने सुना वो कहानी का सिर्फ एक पहलू था। अभी कहानी अधूरी है, क्योंकि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई राज तुमसे छुपाए गए हैं। तुम्हारी शादी में पंकज के आने से लेकर मुझसे मिलने तक सब कुछ एक साजिश का नतीजा था। अब जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी तुम्हें समझ में आएगा कि असली सच क्या है। अर्नव नियति को आगे क्या बताएगा? कंपनी के अंदर आगे क्या होगा? राघवन ने श्रेष्ठा से कैसे छुटकारा पाया? अर्नव नियति की जिंदगी में क्यों आया? क्या है उसकी सच्चाई? अर्नव और नियति की कहानी में आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए जो रुका गुलाम।